मित्रों, मैं राहुल लाल। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन। और मित्रों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आत्मा अगर कहीं बसती है तो वो इसी किताब में बस उनकी आत्मा निवास करती है। यह है भारत का संविधान। जी हाँ, भारत का संविधान हमारे देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। और इस संविधान के निर्माण में बाबा साहेब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आज हम लोग देख रहे हैं कि देश भर में तमाम जगहों पर लोग बाबा साहेब को याद कर रहे हैं। इसमें जबकि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज है। दिल्ली में बीजेपी हेड ऑफिस में सुबह सुबह ही बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई गई और उनके जयंती के अवसर पर मैनिफेस्टो भी जारी किया गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों, कि अगर हम लोग देखें जो बाबा साहेब का जो मूल संविधान है, इस संविधान के ऊपर पिछले 10 वर्षों में एक नहीं दो नहीं ताबड़तोड़ हमले हुए और लगातार ये बातें कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदल देना चाहती है, उसको काफ़ी हद तक बदल देना चाहती है। और ये आवाज़ कहाँ से सुनाई देने लगी थी मित्रों? जब भारतीय जनता पार्टी ने यह नारा लगाया 400 पार का नारा, तब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनंत हेगड़े जी ने बयान दिया था कि हमें 400 पार की सीटें हमें इसलिए चाहिए जिससे हम भारत के संविधान को बदल सकें। जब ये मामले काफ़ी ज़्यादा गूंजने लगे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया कि वो हेगड़े जी का व्यक्तिगत बयान है, मैं किसी भी हालत में इस संविधान को बदलने नहीं दूंगा, चाहे भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो भी मैं इस संविधान को बदलने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी का यह बयान जरूर है, लेकिन उनके बयान के बावजूद भी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशी अभी भी पुराने राग अलाप ही रहे हैं। जैसे राजस्थान के नागौर सीट से ज्योति मिर्धा खड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमें 400 से ज़्यादा सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें भारतीय संविधान बदलनी है। नंबर 1। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट में कंगना रनौत खड़ी हैं। वो कहती हैं कि देश में जाति पाति का भेदभाव कहीं नहीं है, ना कोई छुआछूत उन्हें दिखाई देता है, ना जातिगत भेदभाव दिखाई देता है। उनका मानना है कि भारतीय संविधान ने जो आरक्षण के प्रावधान दिए हैं उसी के कारण से इस देश में जो है कि भेदभाव की स्थितियां बन रही हैं। अब आप सोच के देखिए कि भारतीय संविधान को लेके किस प्रकार की टिप्पणी कंगना रनौत कर रही है, और फिर भी जो है कि प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया है और वो अभी भी उनके प्रत्याशी बने हुए हैं। ज्योति मिर्धा अभी भी प्रत्याशी बने हुए हैं। इन छोटे छोटे प्रत्याशियों की बात तो छोड़ दें मित्रों, हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि हाल फिलहाल में भारतीय संविधान पे हमले कब कब हुए हैं और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की भूमिका क्या रही है, इसका मूल्यांकन करना होगा। नंबर 1, देश के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उन्होंने पिछले साल बयान दिया था कि संविधान के आधारभूत ढांचे को बदलना पड़ेगा। देखिए, ये संविधान है तो इसके नीचे का जो आधारभूत ढांचा है उसे ही बदलना होगा, यानी संपूर्ण संविधान बदल जाएगा। 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े पीठ 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया था मित्रों, जिसके अनुसार मतलब ये था कि संविधान के कुछ ऐसे बुनियादी तत्व हैं जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर उसे आप बदलते हैं तो पूरा संविधान ही बदल जाएगा। इससे दूसरे शब्दों में यूँ समझें कि आपके घर के नींव को आप कभी बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। अगर अपने घर के नींव को बदलने की कोशिश आप करेंगे तो संपूर्ण संविधान ही बिखर जाएगा। लेकिन उस आधारभूत संरचना के पूरे ढांचे, पूरे सिद्धांत, जिसे बेसिक एक तरह से स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसे बदलने की बात जगदीप धनखड़ करते रहे उपराष्ट्रपति के पद पर बैठकर, फिर भी प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए रखे। जबकि जगदीप धनखड़ की जब कुछ विपक्षी सदस्यों ने थोड़ी सी मिमिक्री कर दी थी तो पूरे बीजेपी ने उसे मुद्दा बना दिया था कि नहीं, ये तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान हो गया, ये एक खेत खलिहान से आए हुए किसान परिवार का अपमान हो गया। किसानों की आय अब तक डबल नहीं हुई है मित्रों, लेकिन हाँ, जगदीप धनखड़ के बारे में कोई मिमिक्री कर ले, क्योंकि मिमिक्री का संपूर्ण अधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है। वो किसी का भी मिमिक्री करते रहते हैं। तमाम वीडियो आप लोग वायरल होते हुए देख रहे होंगे। उस समय जब जगदीप धनखड़ की आलोचना हो रही थी तो कहा जा रहा था कि नहीं, देखिए, जाटों का अपमान हो गया। हमारी हरियाणा की जो गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियंस हैं, वहाँ पे उन्होंने यौन शोषण के गंभीर आरोप बृजभूषण शरण सिंह पे लगाए। आज तक उनके घर पे बुलडोजर नहीं पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई आज तक। तब
तब जाट महिलाओं का अपमान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जगदीप धनखड़ के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दीजिए कि वो संविधान का अपमान कर रहे हैं तो फिर जाटों का अपमान हो जाता है। उसमें प्रधानमंत्री की चुप्पी एक परेशान करने वाली चुप्पी थी। नंबर 2, भारत के संविधान में संविधान के को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी किसको दी गई है? वह जिम्मेदारी दी गई है हमारे न्यायपालिका को। इसमें स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में वर्णन है यहाँ पे, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर इस सरकार में हम लोगों ने खतरे उत्पन्न होते हुए देखे। मित्रों, आप लोगों को याद होगा जब अचानक से सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जो एक जज वो बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा दबाव की स्थिति है। स्वतंत्र भारत में ये स्थितियां कभी नहीं आई थी, तो सोचिए कि न्यायपालिका के ऊपर कैसे दबाव की स्थिति है। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो रिटायर करते हैं, बाद में उन्हें राज्यसभा की सदस्यता दे दी जाती है। और अब तो स्थितियां ये हो गई है कि पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने देखा कि वहाँ के पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में वहाँ पे एक जज महोदय वो लगातार तृणमूल कांग्रेस के विरोध में फैसले देते रहते थे, और उसके विरुद्ध, तृणमूल के विरुद्ध वो माहौल बनाते थे। बाद में क्या चीज़ें नजर आई मित्रों? वो सिटिंग जज इस्तीफा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे स्थितियों में आप सोच सकते हैं कि इस सरकार ने न्यायपालिका के छवि को कितनी बुरी तरह से खराब किया है। याद रखना चाहिए मित्रों कि जब कानून मंत्री किरण रिजिजू थे तो उन्होंने किस प्रकार से टिप्पणियां की थी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर। उन्होंने ये बोला था कि भाई जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर है, जनता हमें चुनती है, आपको कौन चुन रहा है जो आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी है। अलग अलग कई ऐसी टिप्पणियां थीं जो स्वतंत्र न्यायपालिका के ऊपर सीधे लग रहा था कि सरकार किस तरह से दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। तो न्यायपालिका के ऊपर दबाव बनाते हुए हम लोगों ने इस सरकार को देखा ही देखा। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ भी ध्यान देना आप लोगों का बहुत आवश्यक है। अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं मित्रों। अब प्रथम चरण के चुनाव में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, और इस चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए इस देश में सबसे बड़ी संस्था कौन है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस सरकार का रवैया कैसा रहा? सुप्रीम कोर्ट निर्णय दी कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक 3 सदस्यीय कॉलेजियम बनाया जाए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तीनों, यानी ये तीनों लोग मिलकर अगर किसी की नियुक्ति करेंगे तो एक न्यूट्रल तटस्थ व्यक्ति जो है वह निर्वाचन आयोग में आएगा। लेकिन इस सरकार ने तेजी से कानून बनाकर, संसद से कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। हालांकि जब सरकार को लगा कि उस फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया उसे कि 14 मार्च को उसके ऊपर सुनवाई करेगी, तो हम लोगों ने पिछले माह ही देखा कि 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही सरकार ने कर दी तेजी से। तो यहाँ पे निर्वाचन आयोग कितना आपका स्वतंत्र है, कितना निष्पक्ष है, वो आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और यही कारण है कि अभी इस समय जब चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले हैं तो विपक्ष के ऊपर तो यह निर्वाचन आयोग काफ़ी कठोर रहता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को एक नोटिस भेजने की हिम्मत नहीं कर पाता है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की क्या स्थिति है वो हम लोगों ने देखी। उसके बाद मित्रों अगर हम लोग दौड़ाएं देश के प्रीमियम जांच एजेंसियों को लेके, क्योंकि आज मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अगर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी आत्मा भारतीय संविधान में बसती है, जिनकी आत्मा भारतीय संविधान के इन संवैधानिक संस्थाओं में बसती है, उनके जयंती के दिन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग घड़ियाली ढंग से उनको नमन कर रहे हैं। अगर सच में बीजेपी को उनमें थोड़ी भी आस्था और विश्वास होती तो वो भारतीय संविधान पर इस प्रकार के ताबड़तोड़ हमले नहीं करते। मैं उन्हीं हमलों को लेके आप लोगों को उनके तरफ मैं ध्यानाकर्षण करा रहा हूँ। देश की तमाम प्रीमियम जांच एजेंसियाँ, चाहे वो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए जो कि आतंकवाद से लड़ने के लिए है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? इसका प्रयोग केवल और केवल विपक्ष को कुचलने के लिए होता है कि सत्ता पक्ष में तो तमाम लोग गड़बड़ियाँ करें। अभी हम लोगों ने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित तमाम तथ्य आए जिसमें बीजेपी के लोग और भारतीय जनता पार्टी चंदा लेने में फंसी हुई नजर आई। इन एजेंसियों को उगाही करने के लिए भेज दिया जाता था। ये तो एक सामान्य तथ्य रहा। क्या वैसे जगह पे वो जो तथ्य आए इलेक्टोरल बॉन्ड से, उस मामले में इन एजेंसियों ने कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति से पूछताछ करने का प्रयास किया?
कोई ऐसी कोई जांच पड़ताल हुई? बिल्कुल नहीं हुई। उल्टे इनका काम यह है कि विपक्ष के लोगों के ऊपर हमला करना और उनके छवि को खराब करना। आज इलेक्शन के समय में इस समय अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और ईडी के वो मामले कितने मजबूत हैं वो हम सभी लोग जानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन अभी जेल में हैं और जो टीम इंडिया में शामिल कई सारे लोग थे उनके ऊपर हमले कर करके इन एजेंसियों के माध्यम से उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी में अपने पक्ष में शामिल किया गया। कहने का मेरा मतलब यह है कि आज लंबे अरसे तक इन एजेंसियों ने अपने उच्च स्तरीय जांच के द्वारा जो साख प्राप्ति की थी उस साख के ऊपर इस सरकार ने पूरी तरह से बट्टा लगा दिया। आज अगर किसी के घर सीबीआई का छापेमारी हो जाए, ईडी की छापेमारी हो जाए, इनकम टैक्स की छापेमारी हो जाए, उस व्यक्ति की छवि पहले धूमिल हो जाती थी, अब उसकी छवि धूमिल नहीं होती है। अब तो ऐसा होता है कि लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं जैसे कि उसने भारत रत्न की कोई उपाधि प्राप्त कर ली हो। ये स्थितियां इन जांच एजेंसियों के लिए सही नहीं है, हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। देखिए, भारत में संसदीय लोकतंत्र को हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनाया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जितना महत्वपूर्ण सत्ता पक्ष है उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष है। लेकिन विपक्ष के साथ यह सरकार कैसा रवैया करती रही वो भी देखने लायक स्थिति है। नया संसद भवन का निर्माण होता है, नए संसद भवन में जब आईपीसी, सीआरपीसी जो हमारे पूरे के पूरे दंड संहिता, हमारे न्यायिक प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं, जब उसे बदला जा रहा था उस समय विपक्ष के 147 सांसदों को गलत ढंग से निलंबित करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इस सरकार में अगर हम लोग देखें तो सरकार के 3 बड़े अंग होते हैं मित्रों, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। विधायिका के प्रमुख कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष विधायिका के प्रमुख होते हैं। राज्य विधानसभाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर, वो वहाँ के प्रमुख होते हैं। इन लोगों की भी गरिमा कितनी ज़्यादा गिरी वो भी इस दरमियान में इनका कितना ज़्यादा दुरुपयोग हुआ, चाहे दल बदल से संबंधित मामले हो। हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में राहुल नावेकर निर्णय लेने में किस तरह से उनको सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहना पड़ रहा था और वो कैसे ढंग से वो निर्णय ले रहे थे। यानी विधानसभा अध्यक्षों के शक्तियों का भी अधिकतम दुरुपयोग हुआ। बिहार में हम लोगों ने देखा कि विपक्षी दल के सदस्य किसी सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री के गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और उन्हें अचानक से सदन के भीतर सत्ता पक्ष में बैठा दिया जा रहा है। आप लोग अगर फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल भी जाते हैं तो वहाँ पे भी सीटों का एक आवंटन होता है, आपके सीट नंबर होते हैं। देश के सबसे बड़े जो हमारे पंचायत हैं, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ पे भी नियम बने हुए होते हैं मित्रों। कोई विपक्षी सदस्य यूं ही जो है कि सत्तारूढ़ पार्टी के खेमे में जाके नहीं बैठ सकता। लेकिन इन तमाम नियमों की धज्जियां खुल्लम खुल्ला इस सरकार में एक बार नहीं अनेकों बार उड़ाई गई। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने थोड़ी सी टिप्पणी कर दी अडानी के मामले को लेकर और अचानक से निचले अदालत ने मानहानि के मामले पे एक निर्णय सुनाया और जिस तेज गति से गुजरात से वो तमाम निर्णय जो है कि लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे दिल्ली में और वहाँ पे राहुल गांधी के आनन फानन में सदस्यता समाप्त की गई, उनसे घर खाली करवाए गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी कई सदस्यों के ऊपर इसी प्रकार से निचले अदालत ने जो है कि निर्णय दिए, लेकिन वहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष इंतजार करते हुए रहे कि शायद उन्हें और वो कहीं ऊपर अपील करने के लिए जाएं तो वहाँ पे मामला टल जाए। तो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था और विपक्षी सांसदों के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था। स्पीकर सबका होता है, लेकिन ये भेदभाव की स्थितियाँ हर तरफ दिख रही है। राज्यपालों को ले लीजिए, राज्यपाल के साथ आज एक टकराव की स्थिति बनी हुई है, वो संवैधानिक संकट उत्पन्न करते हैं। राज्यपाल को संवैधानिक संकट उत्पन्न करने के लिए राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। हम लोगों ने देखा बजट सत्र आमंत्रित करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। बजट सत्र आमंत्रित नहीं करेंगे तो राज्य सरकार अपने बजटीय आवंटन कैसे करेंगे। लेकिन पंजाब सरकार जब बजट आवंटित करने के लिए, बजट सत्र के लिए उन्होंने राज्यपाल से कहा, राज्यपाल ने मना कर दिया, इसके लिए भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये स्थितियां बन रही हैं। ये टकराहट की स्थिति आप तमिलनाडु में देख सकते हैं, ये टकराहट की स्थितियां दिल्ली में तो रहती है और ये टकराहट की स्थितियां पश्चिम बंगाल में भी हम लोगों को नजर, केरल में भी इस प्रकार के टकराहट की स्थिति को लगातार देख रहे हैं। तो विपक्ष के किसी भी जगह पे जाइए, वहां पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में समन्वय की स्थिति नहीं है। ऐसे स्थिति में वहां पे राज्य सरकार गुड गवर्नेंस कैसे चलाएगी, ये आज हम लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के दिन सोचना पड़ेगा कि हमारे संविधान को किस प्रकार से छलनी किया जा रहा है। ये संविधान छलनी नहीं हो रहा है, हमारे अंबेडकर के मूल्यों को छलनी किया जा रहा है, जिसके बारे में सोचना पड़ेगा अत्यंत गंभीरता के साथ। अगर और कुछ मामलों को देखें हम लोग, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हम सबों को अभिव्यक्ति की अधिकार प्रदान करता है। उसी से मीडिया भी अपनी शक्तियां ग्रहण करती हैं।
आज पूरा महत्वपूर्ण मीडिया में हम लोग क्या देख रहे हैं, सीधे सीधे जो है कि मोदी जी का 24/7 गान चल रहा होता है। कोई स्वतंत्र पत्रकार अगर कोई सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने का प्रयास करता है तो उनके यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दिया जाता है, उनके ट्विटर अकाउंट जो है कि वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है, यानी कोई स्वतंत्र रूप से भी पत्रकारिता करके अपनी स्वतंत्र आवाज़ जनता के पक्ष में आज सामने में रखना एक कठिन चुनौती की स्थिति बन गई है। और अनुच्छेद 19A जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, उसी के कारण से इस देश में RTI का आगमन हुआ चाहिए, RTI का आगमन हुआ था। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, एक पारदर्शिता का मामला है। हर लोकतंत्र, हर डेमोक्रेसी मजबूत होती है और भारतीय संविधान पारदर्शिता के ऊपर काफ़ी गंभीर बल देता है। लेकिन उस RTI के सिद्धांतों को भी इस सरकार ने कमज़ोर करने का प्रयास किया। PM केयर फंड में सरकारी कर्मचारियों से पैसे वसूले गए, लेकिन PM केयर फंड को लेकर जब RTI से संबंधित सूचनाएं ली गई तो कहा गया कि नहीं, वो सरकारी खजाना नहीं है, वो निजी क्षेत्र का खजाना है। अब प्रधानमंत्री अपने नाम से फंड जुटा रहे हैं, वो निजी क्षेत्र का खजाना कैसे होगी है। आज तक PM केयर फंड का प्रयोग कैसे हुआ, क्या प्रयोग हुआ, वो पता नहीं चल पाया। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सूचनाएं बाहर निकली, सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि वो भी सूचनाएं निकली अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत, कि लोगों को सूचना पाने का अधिकार है। नहीं तो उस सूचना को भी लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में किसने कितने पैसे दिए, नहीं पैसे दिए, सरकार वो बताने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो आप जहाँ पे भी नज़रें दौड़ाएं, बाएं दाएं जिधर भी नज़रें हम लोग दौड़ाते हैं और पाते हैं केवल कि तमाम प्रकार के संवैधानिक संस्थाओं पे निरंतर हमले किए जा रहे हैं। कहाँ तो गांधी जी का सपना था कि प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर बने, उसके लिए पंचायती राज के संपूर्ण व्यवस्था को लाया गया था कि शासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लेकिन आज स्थिति क्या है, शासन का विकेंद्रीकरण नहीं हो रहा है, शासन का जबरदस्त केंद्रीकरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री निर्णय लेने की हालत में नहीं है। अभी 3 राज्यों में, चाहे वो हम लोगों ने देखा कि बीजेपी ने सरकार बनाई, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में PMO में 3 सेल खोल दिए गए, जहाँ पे कि PMO के अधिकारी इन राज्यों के निर्णय ले रहे हैं। मुख्यमंत्री कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। यानी अगर राज्य का मुख्यमंत्री भी निर्णय नहीं ले रहा है, ये संघीय व्यवस्था के ऊपर कैसा हमला है। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहाँ पे वो मुख्यमंत्री निर्णय नहीं लेंगे, और अगर विपक्ष की सरकार है तो वहाँ पे टकराहट की स्थिति बनी हुई होगी। यानी केंद्र और राज्य का जो ढांचा होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ढांचा, जिसके ऊपर भारतीय संविधान में संतुलन बनाने के लिए तमाम प्रयत्न किए गए थे, उस संतुलन के लाइनों को भी, उसको भी तमाम तरीके से तोड़ा जा रहा है। तो मित्रों, अगर मैं वर्णन करता रहूँगा भारतीय संविधान पे हमलों का, वो खत्म होता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन तमाम तरीक़ों से ये हमले भारतीय संविधान पे हो रहे हैं, और ऐसे स्थिति में जिन लोगों ने भारतीय संविधान पे लगातार हमले किए हैं, बाबा साहेब के मूल्यों पर हमले किए हैं, वो आज बाबा साहेब को झूठी श्रद्धांजलि देने में सबसे आगे चल रहे हैं। इसलिए मित्रों, देश के जागरूक नागरिक बनिए। भारतीय संविधान ने हम लोगों को ताकत दी है, और उस दृष्टि से ये देखना काफ़ी आवश्यक है कि कौन सी पार्टी बाबा साहेब के मूल्यों पर चली है और कौन सी पार्टी बाबा साहेब के मूल्यों पर नहीं चली है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस मापदंड के अनुसार सीधे सीधे फेल होते हुए नजर आती है। धन्यवाद मित्रों।